गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है आज अपना हिंदी कंपलसरी का सेकंड चैप्टर कैप्सूल सीरीज के तहत कंप्लीट अपन उसका जो है वो एक एक चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आज की इस क्लास में भी आलोक धनवा साहब की कविता जो है पतंग पतंग कविता का हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। साथ ही साथ इसके लघुत्रात्मक प्रश्न और सब प्रसंग व्याख्या भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस, आंसर देते जाइए आप लोग। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा है कि खरगोश खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत होता है। ऑप्शन एक है सर्दी का सूर्य, ऑप्शन दो है वर्षा का सूर्य, तीसरा है गर्मी का सूर्य या सर्दी का सवेरा। तो कवि ने यहाँ पे जो पंक्ति लिखी है उसमें लिखा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा सर्दी का सवेरा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सर्दी का सवेरा। हाँ, तो कवि क्या कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया हुआ सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो सही जवाब है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है क्वेश्चन कि पतंग कविता के रचयिता हैं। तो पतंग कविता आलोक धनवा साहब की है। आलोक धनवा साहब ने बहुत ही कम रचना लिखी है, लेकिन जो कविता लिखी है वो बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन इसका दो, आलोक धनवा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है। अब देखिए, बिंब क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में उसका शब्द चित्र ऐसा खींचना या ऐसा वर्णन करना कि जैसे हमारे सामने, हाँ, हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाए। तो कवि ने जैसे ये कहा है कि भाई सुबह का सूर्य जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, शरद ऋतु आगे बढ़ रही है साइकिल चलाते हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइकिल चला रहा है, मतलब जैसे जैसे कवि वर्णन करता है वैसे वैसे हमारे दिमाग में एक चित्र बनता जाता है, तो वो एक बिंब कहलाता है। कवि ने यहाँ पे कई सारे बिंबों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या बिंब आता है कि सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है ना, तो वो लाल ऐसा दिखाई देता है जैसे खरगोश की लाल लाल आंख है। तो ये दिखाई देने वाली चीज है। तो जो दिखता है वो दिखाई देता है, वो दृश्य कहलाता है। जो सुनाई देता है वो श्रव्य कहलाता है। जिसे स्पर्श करके हम करके हम उसका पता लगा सकते हैं, तो वो स्पर्श होता है। तो ये कैसा है, ये बिंब जो है ये दृश्य बिंब है क्योंकि दिखाई देने वाली चीज है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है। तो कवि क्या कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया हुआ सवेरा और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उसके बाद धीरे धीरे शरद ऋतु आगे बढ़ती है। शरद ऋतु का वर्णन करता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है यहाँ पे, शरद ऋतु का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों में क्या करते हैं। मतलब चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य है, हालांकि यहाँ पे सूर्य की जो तेज रोशनी है उसको कवि ने चमकीले इशारे कहा है, लेकिन बच्चे का ना, बच्चे चमकीले इशारों से क्या करते हैं, तो बच्चे चमकीले इशारों से जोर जोर से सीटियां बजाते हैं, किलकारियां भरते हैं। नेक्स्ट एक कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है। तो खरगोश की आंखों जैसा बताया है बच्चों, सवेरे को, साइकिल को, पतंग को या सूर्य को। तो सवेरे को, सवेरा जो हुआ है, जो सुबह हुई है, उस सुबह को खरगोश की आंखों जैसा बताया है क्योंकि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है वो लाल होता है ना, तो पूरी प्रकृति, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य एक प्रकार से लाल लाल ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए कि शरद जो एक ऋतु है, और ऋतु जो है ना, इसको मानव के रूप में दिखाया गया है, एक मानवीय भाव उसमें आरोपित किए गए हैं। तो कहते हैं कि जब अचेतन या जड़ चीजों में जब मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हुआ। नेक्स्ट, ये बाकी सारे अलंकार भी हम पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा। अगला देखो कि शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है।
तो शरद बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, है ना, शरद आया पुलों को पार करते हुए चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए नई साइकिल को तेज घंटी बजाते हुए वो आगे लेकर के चल रहा है और पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? ये धनवा साहब का एकमात्र काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है, और इसी काव्य संग्रह से इनकी रचना पतंग जो है वो ली गई है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, आलोक धनवा साहब की रचना है। नेक्स्ट है कि कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था? वही हमने देखा आलोक धनवा साहब का जन्म बिहार के मुंगेर में 1948 में हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, 1948। नेक्स्ट प्रश्न है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? ऑप्शन एक है आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को, या बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी पतंगों को, बगीचों में उड़ने वाली तितलियों को, या बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को। तो पतंगें उड़ रही है आसमान में, ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ का मुख्य संदेश क्या है इस काव्य का, कि एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का वर्णन कवि कर रहा है, और उसमें बच्चों की उमंगों का, बच्चों के सपनों का, बच्चों की खुशियों का, बच्चों की गतिविधियों का, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाते समय जो रोमांच उत्पन्न होता है उसका वर्णन किया है। तो बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया का वर्णन इसमें हुआ है, और इसी को कवि ने रंग बिरंगी तितलियों की नाजुक दुनिया बताया है। अगला देखो कि कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? तो अब शरद ऋतु है ना, क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद अगर हम 2-2 महीने के हिसाब से ऋतुएं देखें तो टोटल 6 ऋतुएं होती है। तो जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है उसके बाद शरद ऋतु आती है, और शरद ऋतु आते ही आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और आसमान बिल्कुल मुलायम होता है। न तेज हवा होती है, न तेज गर्मी होती है, न ज़्यादा सर्दी होती है, न ज़्यादा ठंडक होती है, और आसमान बिल्कुल साफ होता है। तो उस समय जो है ना आकाश ऐसा मुलायम हो जाता है कि उसमें कोई भी पतंग वगैरह भी उड़ सके। तो शरद ऋतु के आसमान को कवि ने यहाँ पे मुलायम बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पतंग कविता में प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो पतंग कविता में जो परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, उसमें प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका वर्णन करने के लिए सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, कि जो भी एक घटना ऐसे ऐसे वर्णन करना किसी चीज का कि हमारे सामने वो चित्र उपस्थित हो जाए। तो कवि ने बहुत सारे चित्र उपस्थित किए हैं, बहुत सारी चीजों का वर्णन इस तरीके से किया है, बिंब उपस्थित किया है कि वो हमारे सामने, जैसे कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। अब दिशाएं बजती नहीं, लेकिन जैसे मृदंग कैसे बजता है वैसे ये एक बिंब हो गया। जैसे कि बच्चों का ऐसे दौड़ना कि जैसे दिशाएं दौड़ रही है, शरद साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये सभी एक प्रकार से बिंब है। सुबह सवेरा जो है वो लाल दिखाई देता है खरगोश की आंखों के जैसा, तो ये खरगोश की आंखों, ये सभी क्या है, बिंब है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आखिर क्या ये पद कविता क्यों पढ़ रहे हैं हम, कवि क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से? तो देखो भाई, इस कविता में टोटली, हालांकि एक तो प्रकृति का वर्णन तो हुआ है, लेकिन मुख्य भाव क्या है, बच्चों की उमंगों और उनकी क्रियाकलापों का वर्णन करना। तो एक प्रकार से ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। शरद ऋतु में धरती और आकाश स्वच्छ हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं भाई। बारिश जब जा चुकी होती है आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, गड्ढे नालों में भरा हुआ पानी भी धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास और उत्साह देखने लायक हो जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, बट जैसे ही धीरे धीरे मौसम साफ होने लगता है ना, सब लोग बाहर आते हैं, और बच्चे तो विशेष करके। तो उस समय बच्चों का उत्साह देखो आप, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इतने जोश और उमंग के साथ बाहर आते हैं। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य ऋतु सौंदर्य के साथ साथ, क्योंकि भाई एक ऋतु गई, दूसरी ऋतु आई, एक ऋतु गई तो क्या परिवर्तन हुआ, दूसरी आई तो क्या परिवर्तन हुआ, तो ये एक तो ऋतु परिवर्तन का भी वर्णन इसमें किया है, और साथ ही साथ बाल मन के उत्साह और उमंग का चित्रण जो है वो इसमें किया है। तो ये बाल मनोभावों का वर्णन इसमें किया है, ये अपन कह सकते हैं। तो मूल प्रतिपाद्य क्या है, प्रकृति का वर्णन और बालकों की बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन। नेक्स्ट देखिए अगला, कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यह किसके लिए कहा है? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कवि ने किसे बताया है? देखो कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियों की तरह पतंगे उड़ रही है, और पतंग उड़ाते समय बच्चे
क्योंकि जब पतंगें उड़ती है तो कितना रोमांच होता है, आप बच्चों के मन में कल्पना कर सकते हैं। आप बच्चे हैं तो आपको भी पता है सभी को। तो बच्चे सीटियां बजाते हैं और किलकारियां भरते हैं, और पतंगों की रंग बिरंगी छटा और आकाश में उनके उड़ने के मनोरम दृश्य को लेकर के कवि ने ऐसा कहा है। आपने देखा होगा जब जैसे अभी मार्च अप्रैल और मई के समय में इतनी लाखों करोड़ों तितलियां जो है वो आसमान में उड़ती है, जो नज़ारा होता है ना वो देखने लायक होता है। रंग बिरंगी तितलियां, है ना, भिन्न भिन्न कलर की तितलियां, कोई ऊंची उड़ती है कोई नीचे उड़ती है। तो जिस तरीके से ये ऐसा तितलियों का नज़ारा होता है, वैसा ही वैसा नज़ारा उस समय पतंगों का हो रहा था। हजारों पतंगे आसमान में उड़ रही थी, रंग बिरंगी पतंगे, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई हरी कोई पीली कोई काली। तो इस तरीके से वो दृश्य की तुलना कवि ने उसके साथ की है। और तितलियां भी आसमान में उड़ती है, हल्की होती है, रंग बिरंगी होती है। उसी तरीके से पतंगे भी हल्की होती है, रंग बिरंगी होती है। ये सारी चीजों का वर्णन कवि ने इसमें किया है। अब देखो नेक्स्ट एक एक पद्यांश दिया हुआ है कि परीक्षा में आएगा ना कि निम्न इस पद्यांश की निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कैसे करनी व्याख्या, देखो कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरी कविता में से वैसे तो कहीं से भी पद आ सकता है, बट सबसे मोस्ट जो है ना वो ये लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की ही बात कर रहा है कवि। मुख्य संदेश क्या है? वो है बाल मनोवृत्ति का वर्णन करना, और उसी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो ये पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अभी देखते हैं हम करते हैं इसकी व्याख्या। क्या लिखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो कोमल होते हैं, और रुई जो कपास कोमल होती है, तो यहाँ पे बच्चों को रुई के समान कोमल बताया है। फिर क्या कहता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसूद, छतों को भी नरम बनाते हुए। और बच्चे जब पतंग उड़ाने में इतने मशगूल होते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद दौड़ रही है। पृथ्वी दौड़ करके उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। और जब वो दौड़ते हैं तो छतों को भी नरम बना लेते हैं। मतलब छतों पर पतंग उड़ाने के लिए जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छत उनके पांवों में लगती नहीं, क्योंकि वो नंगे पांव दौड़ते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, और जब वो दौड़ते हैं ना तो उस छत की जो धम धम की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिशाओं से आवाजें आ रही है, और दिशाओं को एक प्रकार से मृदंग की तरह बजाया जा रहा है। आगे देखो लिखा हुआ है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और इसका वर्णन करते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो देखो सप्रसंग आता है ना, तो उसमें आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों अलग अलग ही लिखना है। कहीं जगह आपने देखा होगा कि एक ही जगह लिखा देते हैं। भाई जब आप लिख तो दोनों चीजें रहे और फिर भी एक जगह क्यों लिख रहे हो, तो इसे अलग अलग लिखिए, क्योंकि इसके अलग नंबर होते हैं। टोटल 6 नंबर की होती है, इसमें से 2 नंबर तो इन दोनों के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है कि कविता का नाम लिखा जाता है और उसके कवि का नाम लिखा जाता है, और वो कविता कहाँ से ली गई है अगर आपको याद रह जाता है तो वो लिखना है। नहीं तो कविता का नाम और कवि का नाम तो आपको लिखना ही लिखना है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है। और ये जो संदर्भ हमने लिखा है वो प्रत्येक, चाहे गद्य आवे या पद्य आवे, उसमें आपको इसी तरीके से लिखना है। यही पंक्तियां लिखनी, खाली आपको चेंज जहां जहां मैंने कलर किया ना वहां वहां आपको चेंज करना है। ठीक है, और चाहे वो गद्य हो कि पद्य हो, आप इसे याद कर लीजिए अच्छी तरह से। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। और अगर आपने शुरुआती पंक्तियां अच्छे से लिख दी, शुरुआती पंक्तियां ढंग से लिखी, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो खाली ये कीवर्ड पढ़ेगा, ध्यान रखना पूरा इसे नहीं पढ़ेगा, इसे पूरा नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर देखेगा अच्छा पाठ्य पुस्तक आरोह, हाँ सही लिखा है, कवि आलोक धनवा सही लिखा है, और कविता का नाम पतंग सही लिखा है, हो गया इसका 1 नंबर। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न पड़ेगा। प्रश्न के इस काव्यांश में कवि पतंग उड़ाते हुए बालकों की विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है। बिल्कुल, बालकों की विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन, कीवर्ड मिल गया, मिल गया, 1 नंबर हो गया। तो ऐसे मिलेंगे नंबर, तो ये 2 नंबर तो इनके हो गए। और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, जब व्याख्या और विशेष लिखेंगे वहां पे आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो ऐसे हुआ आपका 4 + 2 + 4, तो ऐसे फिर इसमें मान लो आपको मिल गए 4 नंबर।
इसमें आपको मिल गए 4, तो फिर ऐसे हो गया आपका 2 + 4 = 6 नंबर। ये एक प्रश्न में आपको मिल गया। तो ऐसे मिलेगा आपको नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखना है कि कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। बच्चे तो कोमल ही होते हैं, क्योंकि इसलिए तो कहा है ना कि वो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब वो जन्म से ही होते हैं कोमल। वे अत्यंत साहसी और चंचल भी होते हैं और उनमें चोट को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। बच्चे जब छतों से गिर जाते हैं, अगर चोट भी लग जाती है ना, तो भी वो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो फिर से दौड़ जाते हैं। और बड़ों को अगर वही चोट लग जाती है तो कई दिनों तक बिस्तर पे लेटे रहते हैं। लगता है कि वे धरती पर नहीं दौड़ते, बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। कितना दौड़ते हैं, कितना दौड़ते हैं बच्चे। ऐसा कवि यहाँ पे कल्पना करा है जैसे पृथ्वी ही दौड़ रही है, बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। पतंग उड़ाते हुए यह बच्चे पतंगों के पीछे धूप में, गर्मी में, कठोर छत पर, छत के किनारों आदि की परवाह न करते हुए दौड़ लगाते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता। उनके कदमों की आहट को सुनकर के लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है। जब वो छतों पे दौड़ते हैं ना, धम धम जो आवाज आती है, तो कवि यहाँ पे ऐसा कह रहा है भाई कि जैसे मान लो मृदंग बज रहे हैं, सभी दिशाओं में मृदंगों की आवाजें जो वो आ रही है। वह पतंग की डोर के सहारे पैंग बढ़ाते हैं और झूला झूलते से लगते हैं। आपने देखा जब हाथ में पतंग का डोरा है और उस डोर को पकड़ के कभी आगे झुकते हैं, कभी पीछे झुकते हैं, कभी दाएं झुकते हैं, कभी बाएं झुकते हैं, कितना झुकते हैं। और किसी ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों तक पहुंच जाते हैं। जैसे पेड़ की कोई डाली होती है, अगर ऊपर से खींचेंगे ना तो वो आ जाएगी, फिर उसे छोड़ेंगे तो वापस ऐसे चली जाएगी, तो बिल्कुल लचीली होती है। तो वैसे ही ये बच्चे जो है ये बिल्कुल लचीले होते हैं, जैसा माहौल है उस माहौल के अनुसार ढल जाते हैं। और उस समय जब ये खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं तो उनके हाथ में जो डोर होती है, वो डोर उन्हें ऐसे लगता है जैसे पकड़ ली, या इस जो हाथों के जो रोम होते हैं, शरीर के जो रोम होते हैं, वो रोम उसे पकड़ लेते हैं और गिरने से उसे बचा लेते हैं। तो उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है, क्योंकि उस समय इतना आनंदित आनंदित होते हैं कि वो नहीं गिरते, मतलब ऐसे बच जाते। तो कहता है उनके शरीर ने ही उसे उन्हें पकड़ लिया हो। ऐसा लगता है कि यह आकाश में उड़ती पतंग ने अपने डोर का सहारा देकर के उनको गिरने से बचा लिया है, क्योंकि पतंग उस डोरे के सहारे उड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं गिरे, क्यों? क्योंकि पतंग ने उस डोर के सहारे बच्चों को पकड़े रखा था। तो ये तो हमने किया है व्याख्या। और अब देखो विशेष में आपको क्या लिखना है कि कवि अपने काव्य कौशल से बिंबों की नई दुनिया दिखा रहा है, जहां बालकों की रंगीन दुनिया है। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है और कल्पना करके इस प्रकार की बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चे भी हैं। फिर क्या लिखा है कि कवि ने सटीक उपमानों के द्वारा शब्द चित्र को सजीवता प्रदान की है। जैसे कि मान लीजिए दिशाओं का मृदंग की तरह बजना, दिशाओं का दौड़ते हुए आना, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग जो वो इसमें हुआ है। तो भाई ये हमने एक सप्रसंग व्याख्या करी है और आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है भाई? पतंगे तो जैसे आसमान में उड़ती हैं, तो पतंगों के साथ वे भी कैसे उड़ते हैं और क्यों उड़ रहे हैं? तो यहाँ पे बात करी है बच्चों की। जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चे भी उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? ध्यान से देखो कि बच्चों का मन पतंगों को उड़ाते समय ऐसा तल्लीन रहता है कि वे अपना सारा ध्यान आकाश की ओर ही रखते हैं और उसी ओर देखते हुए दौड़ते भागते रहते हैं, मतलब जैसे पतंग दौड़ती भागती है। तो तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ वे भी ऐसे जैसे उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि सीटियों, किलकारियों और तीतलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? आपने देखा कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो जोर जोर से सीटियां बजाते हैं, किलकारियां भरते हैं, और साथ ही साथ इसे तितलियों की नाजुक दुनिया भी कहा गया है। तो ये हमने जब वर्णन किया वहां पे देख लिया है कि तितलियों के साथ इसकी तुलना की, जो दृश्य तितलियों का होता है वैसा ही दृश्य इस समय पतंगों का है। तो आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही है जो तितलियों के समान है। उनका तन्मयता पूर्वक आनंद लेते हुए बच्चे सीटियां बजा रहे हैं और शोरगुल कर रहे हैं। बच्चों की इस दुनिया को सीटियों, किलकारियों और तीतलियों की नाजुक दुनिया कहा गया है। अब देखो
तो इसी के साथ ये तो हो जाता है समाप्त। लेकिन इसमें कुछ और प्रश्न बन सकते हैं जो मैं बता देता हूँ। हालांकि हमने सिलेक्टेड जितने भी इंपोर्टेंट थे उनको लेने का प्रयास किया है। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पतंगों की तुलना तितलियों से क्यों करी है। तो मैंने बता दिया ना कि पतंगे हल्की होती है, तितलियां हल्की होती हैं। पतंगे रंग बिरंगी होती है, तितलियां रंग बिरंगी होती है। पतंगे आसमान में उड़ती है, तितलियां भी आसमान में उड़ती हैं। तो दोनों में समानता है। हर चीज में आप तुलना करिए और अपनी तरफ से भी कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें हमने कवि को भी शामिल कर लिया। कवि से रिलेटेड प्रश्न भी हो गए, हमारे अध्याय जो कविता है उससे भी रिलेटेड हो गए, आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी हो गए। हमने सब प्रसंग व्याख्या भी कर दी है। और अब इसके बाहर तो क्या जा सकता है, कुछ भी नहीं जाएगा। तो ऐसे हम एक एक चैप्टर प्रतिदिन के हिसाब से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे कोर्स को। व्याकरण हम पहले ही कर चुके हैं, और पत्र और प्रारूप का कुछ पत्र और प्रारूप बाकी है, तो उसको भी अपन नेक्स्ट जो अभी हमारी क्लास रहेगी बीच बीच में उसे हम कभी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो है हिंदी की क्लास जो अब कंप्लीट हुई। इसी के बाद नेक्स्ट आपको मिलेगी इंग्लिश की क्लास, और ऐसे करके अपनी पर डे की क्लासें रहती है। शाम को मिलते हैं 7 बजे पॉलिटिकल साइंस के लाइव क्लास में, और 8:30 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास में। ठीक है, उससे पहले हिंदी की साहित्य की आपको क्लास मिलेगी। अगर कोई नए बच्चे हैं और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना 9079622989। तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारी सारी पीडीएफ शेयर होती है। उस ग्रुप में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा। उस नंबर पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप में भी हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाई है, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप ऐप में, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई पूछना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस क्लास को शेयर भी करना है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।